वीडियो हम जानेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। देखो, रिवॉल्ट कहो, आप आंदोलन कहो, आप क्रांति कहो, आप रिवॉल्यूशन कहो, सबका मीनिंग एक ही है, अपने हक के लिए लड़ना। जनता में जब आक्रोश बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब वो सोचते हैं कि भैया अब हमने जुल्म को सहना नहीं है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो उसे कहते हैं रिवॉल्ट। रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखो हम जानेंगे कि हुआ क्यों था, भाई कारण क्या थे। देखो, कोई रिवॉल्ट होता है ना तो एक दिन में नहीं होता, ये होता है कई दिनों की बात होती है। कई दिनों से उस जब जुल्म बढ़ते जाते हैं, सहते जाते हैं, लोग सहते थक जाते हैं ना सह के किसी भी चीज़ को, तो विद्रोह कर देते हैं। अब देखते हैं इंडिया में देखो रिवॉल्ट क्यों हुआ। कुछ मैंने कॉसेज लिखे, पर कुछ थे सोशल रिलीजियस कॉसेज, कुछ थे इकोनॉमिक कॉसेज, कुछ थे पॉलिटिकल कॉसेज, कुछ थे मिलिट्री कॉसेज। एक बाय एक करके पढ़ते। देखो, सबसे पहला कॉज था एबॉलिशन ऑफ सती 1829 में। जिन बच्चों को सती के बारे में नहीं पता, ये मैं बता दूं, पहले हमारे सोसाइटी में जिस ज़माने का मैं हूँ सती सिस्टम चलता रहा। सती सिस्टम में क्या था कि अगर किसी लेडीज़ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसी की जो चिता होती है ना, उसी में उसको रख के जला देते, जिंदा जला देते, लेडीज़ को भी मार देते थे। तो ये जो अंग्रेज़ों ने जब बैन किया तो देखो इन्होंने तो अच्छा काम किया। देखो, ये सती सिस्टम बैन करना कहीं से भी बुरा नहीं था, पर हम उस समय जो हम थे इंडियंस लोग, भारतीय परंपराओं से जुड़े थे। उनका था कि जो हमारी परंपरा उसके खिलाफ जाना मतलब पाप करने के बराबर है। तो अगर वो किसी ने कोई कहा है कि सती सिस्टम चल रहा था तो उसे रोकना मतलब परंपराओं के खिलाफ जाना, तो इससे भी वो परेशान हो गए। और एबॉलिशन ऑफ सती 1829 में, जो कि एक अच्छा काम था अंग्रेज के खिलाफ, पर इंडियंस ने उसको ऐसे अपने अगेंस्ट लिया, इसलिए भी वो नाराज़ हो गए ब्रिटिशर से। चलिए, ये बात भी हो गई। फिर था जो सेकेंड, इन्होंने 1829 के बाद 1856 में ये लेके आए हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। विडो होती है जिस लेडीज़ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसे हम कहते हैं विडो, विधवा भी कहते हैं हिंदी में। अब ये एक्ट लेके आए, नियम लाए, कानून लाए कि 1856 में कि अगर किसी लेडीज़ के हस्बैंड की डेथ हो जाती हो तो दोबारा शादी कर दी जाती है। अब देखो यार, पहले ज़माने में क्या बता था, किसी कोई मान लो विडो हो गई ना तो उसका ना बट इस तरह कर देते थे कि सारी खूबसूरती छीन लेते उससे। मतलब वो अलग से, आपने देखा होगा, सफ़ेद साड़ी पहनेगी, कोई मेकअप नहीं कर सकती, उसके बाल कटवा दिए जाते थे, ओपन में हमेशा जब भी आएगी घूंघट करके आएगी, चेहरा नहीं दिखा सकती थी, किसी अच्छे काम में नहीं आ सकती। तो ये मतलब समाज की कुरीतियाँ चल रही थी, हमारे इंडिया के बेकार सिस्टम चल रहे थे जो अंग्रेजों ने ख़त्म कराए। पर अगेन इंडियन ने देखा कि यार ये तो बहुत बुरी, उस समय तो पाप मानते थे ना कि अगर दूसरी शादी करना मतलब पाप। तो भाई ये जब फैक्ट लेके आए तब भी इंडियंस बहुत खफा हो गए इनसे। तो 2 पॉइंट हो गए, एबॉलिशन ऑफ सती हिंद। तीसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एनफील्ड राइफल होती है, मेरे पास खुद 6 एनफील्ड राइफल थी उस टाइम पे। इसमें क्या होता है कि जो एनफील्ड राइफल होती है नई नई इंट्रोड्यूस करी, और जब इसका ना जो गन पाउडर आता है उसको ना मुंह से फाड़ना पड़ता है, और फिर मुंह से फाड़ के फिर बैरल में डाल के उसको लकड़ी से ऐसे करके भरफिल करते हैं। अब किसी ने अफवाह फैला दी कि जो भाई एनफील्ड राइफल है, जो उसका गन पाउडर से आप मुँह से खोल रहे हो ना, वो गाय के मांस से और सुअर के मांस से बना हुआ है। अब इंडिया में दोनों, हिंदू मुस्लिम दोनों, देखो वैसे ही इन्होंने ऐसा कर दिया। तो अभी धर्म को लेकर धर्म पे बात आ गई, यार ये तो हमसे पाप करवा रहे हैं, तो लोगों ने इस वजह से विद्रोह करा। तो ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सोशल एंड रिलीजियस कॉसेस में। नेक्स्ट चलते हैं हम मिलिट्री कॉसेस पे, ये बाद में बताऊंगा, पहले हम चलते हैं मिलिट्री कॉसेस पे। देखो, मिलिट्री कॉज में पहला पॉइंट है, देखो मिलिट्री थे, ये आपको पता होगा कि कई सारे इंडियन भी हमारे मिलिट्री में भर्ती थे, है ना भाई। उनकी आर्मी में खाली अंग्रेज थोड़ा थे, बहुत सारे इंडियंस थे। अब इंडियंस क्या है ना, हमारे अब मिलिट्री तो एक थी पर भेदभाव करते थे। क्या करते थे, पेड लो सैलरी टू इंडियन सोल्जर। उसी काम के लिए कोई अंग्रेज सोल्जर है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पर इंडियन सोल्जर को बहुत कम पैसे देंगे। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात आ गई कि एक तो तुम हमारे देश में रह रहे हो, हमारे देश पे राज कर रहे हो, और सैलरी भी अलग अलग दे रहे हो, अपने लोगों को ज़्यादा सैलरी दे रहे हो और हम लोगों को कम सैलरी दे रहे हो। तो सोल्जर देखो मेन होते किसी भी मिलिट्री का पार्ट, उनमें ही आपस में बगावत की फीलिंग आ गई, हेटेड की फीलिंग आ गई इनके प्रति। सेकेंड है, दे कुडंट राइज अबव सूबेदार रैंक। चलो वैसे तो इंडियंस को प्रमोशन देते नहीं थे, पर अगर भाई बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो भी गया तो सूबेदार रैंक से ऊपर नहीं जा सकता था। तो देखो इन्होंने कितने भेदभाव करे इंडियंस को, बात समझ आई नहीं। तीसरा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल मतलब भाई जाति के हिसाब से, ये क्योंकि इंडियंस को ये ब्लैक पीपल कहते थे। अब ये नहीं कि आप कहोगे एक आध इंसान गोरा तो होता होगा, अरे नहीं भाई, वो सबको ब्लैक में आते थे। ब्लैक मतलब इंडियंस, ब्लैक का रंग से खत्म नहीं काला, मतलब सांवले गोरे सब इंडियन को कहा ब्लैक पीपल, और खुद को ही कहते थे वाइट पीपल, क्योंकि तुम्हें पता वहाँ के लोग भी संगमरमर की तरह चिट लगते हैं बाहर के देश के।
तो ये तीनों पॉइंट थे, लो सैलरी वाला, दे कुडंट राइज अबव सुविधा रैंक, और तीसरा जो था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसकी वजह से मिलिट्री में भी अंदर घमासान चल रहा था, जो कि लास्ट में 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे सारी चीज़ें बाहर निकली। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलिटिकल कॉसेस में। देखो पॉलिटिकल कॉसेस में सबसे पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन लैब्स किसने इंट्रोड्यूस करा? लॉर्ड डलहौसी ने। यार ये भगवान, लॉर्ड माने भगवान नहीं होता भाई, तुम हाथ जोड़ के मत बैठ जाना कि लॉर्ड डलहौसी आ गए, लॉर्ड डलहौसी हाथ जोड़ के। इंग्लैंड में, क्योंकि मैं इंग्लैंड में 10 साल रहा हूँ, 2 पार्लियामेंट होते हैं ना, वहाँ पे 2 हाउस होते हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड और एक हाउस ऑफ कॉमन। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड को बिलोंग करेंगे उनको सबके आगे लॉर्ड लगा होता है। तुम तो हाथ जोड़ के धूप बत्ती दिया बत्ती करके बैठ गए यार, नहीं, लॉर्ड मतलब भगवान नहीं, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौसी आए, उन्होंने डॉक्ट्रिन लैब्स में इंट्रोड्यूस करा। इसमें क्या कहा गया कि मान लो कि राजा रानी है, उनकी कोई संतान नहीं है, तो अगर किसी राजा रानी की संतान नहीं है तो उनके मरने के बाद उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे किसको चली जाएगी? ब्रिटिशर्स को। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर गोद भी तो ले सकते हैं। यार गोद ले लेंगे तब भी फ़ायदा नहीं है। उन्होंने पहले ही बोला था कि गोद वाली संतान नहीं चलेगी, रियल संतान है तो उस पर प्रॉपर्टी कोई दिक्कत नहीं है। अगर रियल संतान नहीं है, गोद ली हुई है, तब भी तो प्रॉपर्टी जो है ये अनेक्स कर लेंगे, बड़ा था एनेक्सेशन। अब इसी के अंडर इन्होंने देखो कौन कौन सी जगह अनेक्स करी। सतारा 1848 में इन्होंने सतारा अनेक्स कर लिया, अपने अंडर ले लिया। नागपुर में 1854 में, और 1853 में झांसी, और यहीं इन्होंने अपनी मौत को बुला ली। झांसी का नाम सुनते तुम्हारे दिमाग में आओगा, रानी लक्ष्मीबाई हमारी यहीं झांसी से थी। वीरांगना राजेंद्र लक्ष्मीबाई, जिसके बारे में पोएम भी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो वुमेन्स के लिए बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग वो है मोटिवेशन, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का नाम। तो यहाँ से उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी, और भी जगह थी, ऐसा नहीं कि 3 था, और भी जगह थी जो उन्होंने अपने अंडर कैप्चर कर ली। तो बात समझ आई पॉलिटिकल कॉज में क्या था। फिर चलते हैं हम इकोनॉमिक कॉसेस में। देखो इकोनॉमिक कॉसेस में सबसे पहले चलेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। मैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब समझाता हूँ। जब अंग्रेज आए, ठीक है, अंग्रेज जब इंडिया आए थे ना, तो उन्हें बहुत छोटी हमारे पास इंडस्ट्री थी। इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री नहीं कह रहा मैं, घर में यार हर काम ना हाथ से होता था। तो हर बंदा एम्प्लॉयड था, हर बंदे पे रोजगार तो था ना, क्योंकि सारे के सारे लोग क्या, कोई कुछ बनाता था हाथ से, कोई कुछ बनाता था, कोई स्वेटर बुनता था, कोई इंडिगो की खेती करता था, तो सब बंदे रोजगार थे। इंडियन ने क्या करा, स्टार्टिंग में क्या करते थे ये लोग, मान लो इंडिया वालों से इन्होंने बनाया 20 रुपये में बनवाया, इंडिया वालों से कोई भी सामान, मान लो टोपी बनाई है 20 रुपये में बनाई, और ये वहाँ जाके कितने बेचते थे अपनी कंट्री में जाके 50 रुपये में, तो इनको फ़ायदा हो गया। पर जैसे ही धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ और ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अब इन्होंने कहा हमारी कंट्री में अब इंडस्ट्री बढ़ गई है, तो इन्होंने इंडियन वाले से कहा, जो भी इंडियंस थे, कि भाई अब तुमसे हम सामान नहीं लेंगे, हम तुमसे रॉ मटेरियल लेंगे। और रॉ मटेरियल होता है जिस चीज़ से वो चीज़ बनती है। तो इंडिया से इन्होंने क्या कहा, रॉ मटेरियल लेके गए, मान लो रॉ मटेरियल खरीदा, वहाँ पे जाके बनाया अपनी कंट्री में, और फिर वापस इंडियंस को बेचा। अब होता क्या, देखो मान लो यार मैं कुछ स्वेटर बना रहा हूँ सपोज मैं तुम्हारे लिए, ठीक है, मैंने 5 दिन की मेहनत करी, तो स्वेटर मैंने मान लो 100 रुपये में बेचा तुम्हें। इन्होंने क्या करा, 10 रुपये का माल खरीदा, अपनी कंट्री ले गए, और वहाँ से उसी स्वेटर को ये बेचे देंगे 50 रुपये। तो अब इंडियंस को क्या हुआ भाई, सस्ते में चीज़ें मिलने लगी। तो जो घर वाले थे ना, जो में बनाते थे, उनसे कोई सामान लेता ही नहीं था, क्योंकि यार ये 100 रुपये का बेच रहे हो तो अपनी 5 दिन की मेहनत के हिसाब से पैसा लेगा ना, और वहाँ तो 10 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट बन जाती थी। तो उन्होंने क्या करा, कई सारी इंडस्ट्री, छोटे छोटे लोग थे, कई सारे लोग जो थे बेरोजगार हो गए, जिससे वो बहुत खफा हो गए। सेकेंड है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी दादा भाई नारोजी ने। इन्होंने कहा नहीं, ब्रिटिशर जो है हमारा पैसा कहाँ लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं। हमारी कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में नहीं रह रहा, ये हमारी कंट्री का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, जिससे हमारी कंट्री काफ़ी डिफिकल्ट में आ जाएगी। क्योंकि दादा भाई नारोजी थोड़े पढ़े लिखे थे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। उस समय जो इंडियंस थे ना, खेती बाड़ी किस लिए करते थे, सिर्फ अपने परिवार की बेसिक नेसेसिटी, यानी परिवार की ज़रूरतें पूरी हो। जैसे मैं आपसे बोलूँ, चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी, ये सब उगाते थे। अंग्रेजों ने फोर्स करा कि तुम ये सब नहीं उगाओगे भाई, जो हम बोलेंगे तुम वो उगाओगे। और इनके हम में क्या आता था, कॉटन, इंडिगो, ओपियम, ये सारी की सारी चीज़ें। अब इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब अंग्रेजों ने क्या करा कि वही चीज़ें उगाई इनसे जो इनको अंग्रेजों को फ़ायदा हो और ये बाहर जाके बेच सके। अब सुनो, कॉटन क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। यार कॉटन तो ऐसी क्रॉप है ना, जैसे आज साल आपने कॉटन लगाई तो जिस सॉइल में लगाते हैं ना, उसकी फर्टिलिटी खा जाती है। अब वो सॉइल भी इनफर्टाइल हो जाती है, और बार बार अगर आप, और ये क्या कहते हैं, इस साल भी कॉटन लगाओ, अगले साल भी कॉटन लगाओ, अगले साल भी कॉटन लगाओ, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब होने लगी।
और प्लस जो भी इन्होंने चीज़ें ये बोले दाल चावल ये सब उगाने की जरूरत नहीं है, जो हम कह रहे हैं वही उगाओ। अब इंडियंस यार अपना परिवार कैसे चलाएगा कोई बंदा, अगर वो वही सब चीज़ें उगाएगा तो अपने परिवार की जरूरत है कैसे। तो ये इसलिए ये इकोनॉमिक कॉजेज में लोग बहुत परेशान हो गए और सारे के सारे जब फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करा हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। अब हम जानेंगे कि रिवॉल्ट को ना फाइनल टच कहाँ से मिला। पहले हमने कॉसेस पढ़ लिए, पॉलिटिकल कॉसेस, इकोनॉमिक कॉसेस, मिलिट्री कॉसेस। अब हम जानेंगे यार लास्ट फाइनल टच कहाँ से मिला। 29 मार्च 1857 की बात है। मंगल पांडे नाम के एक सोल्जर थे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। आपने कहा सर ये इन्फेंट्री क्या होता है? इन्फेंट्री वो सेना होती है जो पैदल लड़ती है, कैवलरी वो सेना होती है जो घोड़ों पे लड़ती है ना। अब ये था ब्राह्मण कास्ट का यानी अपर क्लास का। उस समय क्या होता था, जो लोअर कास्ट होते थे अपर कास्ट होते अलग अलग रहते थे। अब जो अपर कास्ट वाले थे उनका पीने का पानी अलग होता था, लोअर कास्ट का पीने का पानी अलग होता था। तो एक लोअर कास्ट का बंदा रहा होगा, उसने देखा कि सामने कोई भी अपर कास्ट का नहीं है, तो उसने कहा चल मैं यहीं से पानी पी लेता हूँ। उसने वहाँ से पानी पिया और मंगल पांडे ने उसको देख लिया। अब मंगल पांडे उसके साथ पास गया, उसके मार पिटाई थोड़ा बहुत पीटा वीटा उसको। तो उसने बोला आप तो हमें इतनी छोटी सी बात पे मार रहे हैं और जो अंग्रेज आपके साथ कर रहे हैं। उसने कहा क्या कर रहे हैं अंग्रेज हमारे साथ? उसने कहा जो आप एनफील्ड राइफल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें काऊ का मांस है या फिर सुअर का मांस है। तो वहाँ से मंगल पांडे को बहुत गुस्सा आ गया। वो क्या करा, गुस्से से लाल आंखों में अंगारे लिए हुए अपने सीनियर के पास पहुंचा और सीनियर से पूछा ऐसा है। तो वहाँ सीनियर ने उसको एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और उनकी आपस में बहस हो गई। बहस बढ़ती रही और बहस उसने क्या करा, अपने सीनियर की गोली मार दी। अब जब सीनियर की गोली मार दी तो कई सारे लोग जो है मंगल पांडे के सपोर्ट में आ गए और वहाँ पे थोड़ा सा भगदड़ मच गई। फिर आगे फर्दर क्या हुआ, 10 मई 1857 की बात है। जब थर्ड नेटिव कैवलरी को ये बातें पता लगे कि मंगल पांडे ने ऐसे विद्रोह कर दिया है तो उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया। और फिर क्या है, सारे के सारे लोग आपस में जुड़ गए। अब इन लोगों ने क्या करा, मार्च टुवार्ड दिल्ली जाने का फैसला दिया, दिल्ली चलो। और ये रातों रात दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में तब थे बहादुर शाह सेकंड और ये कह रहे थे कि बहादुर शाह सेकंड को कि यार हमें वापस मुगल रूल चाहिए, जैसे आप पहले लोग हम पे थे हमें अभी भी चाहिए। बहादुर शाह ने समझाया नहीं ये सही नहीं है, पर ये नहीं माने। तो इनके कहने पे बहादुर शाह भी इस रिवॉल्ट में आ गए। बाद में बहादुर शाह जब रिवॉल्ट सप्रेस कर दिया गया, बहादुर शाह को रंगून जेल भेज दिया जाता ना। अब देखो इसमें समझो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर थे यार। बख्त खान और बहादुर शाह सेकंड दिल्ली से लड़ रहे थे, मैंने पहले ही बताया बहादुर शाह दिल्ली में थे। नाना साहिब कानपुर से लड़ रहे थे, तांतिया टोपे कानपुर से लड़ रहे थे। बेगम हजरत महल अवध यूपी से लड़ रही थी। रानी लक्ष्मीबाई जो डॉक्टर एंड लैब्स की मैंने आपको बताई थी सब वहाँ से झांसी से आई थी, तो उन्होंने क्या वो लक्ष्मीबाई यहाँ से लड़ रही थी। कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे। सब ना इंडिविजुअल तरीके से लड़ रहे थे, पर ब्रिटिश इस मूवमेंट को सप्रेस करने में कामयाब रहे। देखो कोई आपसे पूछ सकता है यार कि ये मूवमेंट सप्रेस क्यों हो गया, क्योंकि सबसे पहले देखो ये मूवमेंट कोई ऑर्गेनाइज मूवमेंट तो था नहीं। मान लो एक दिल्ली में 2 दिन यहाँ से दिल्ली में मूवमेंट चल रहा है, फिर यहाँ बंद हो गया, फिर यहाँ कानपुर में चला 2-4 दिन, फिर 10 दिन ऐसे चला। तो ये ऑर्गेनाइज मूवमेंट है, सब एक साथ नहीं लड़ रहे थे। दूसरी बात ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, उस जमाने मोबाइल वगैरह कुछ होते थे नहीं, तो इनकी आपस में बातचीत नहीं होती थी। तो अंग्रेजों के लिए आसान था इस मूवमेंट को सप्रेस करना। उन्होंने अलग अलग जगह अलग लोगों को भेज के से सप्रेस करा दिया। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अगर और मैं पूछूं कि कामयाब क्यों नहीं हो पाया रिवॉल्ट, तो देखो इसका बड़ा रीज़न ये है कि अंग्रेजों के पास थी गोली वोली सब थी, और हमारे इंडियन किससे लड़ रहे थे? तलवारों से, लकड़ी डंडों से, ऐसी बेसिक चीज़ों से। तो ये था हमारा रिवॉल्ट 1857 की छोटी सी कहानी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हिस्ट्री को नया टॉपिक लाएंगे, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।